हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, जो हमारी फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है। ओके, तो अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बराबर समझाऊंगा, सम प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ये इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कौन भरेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्या बोलते, सम में आपको नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता चलना चाहिए कि किसको भरनी है इनकम। ठीक है, तो NAV ऑफ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी ऑफ विच assessee is the owner is chargeable to tax after deductions अंडर सेक्शन 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। NAV क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, ऑफ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी, NAV ऑफ अ बिल्डिंग और प्रॉपर्टी ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। वो ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग या प्रॉपर्टी का, और तभी वो क्या बोलते हैं, उसकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, चार्जेबल टू टैक्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ गया। तो NAV जो भी होगी वो हम लोग सीखेंगे क्या होता है। बिल्डिंग और अपार्टमेंट में जहाँ पर एसएससी ओनर है और उसे रेंट पे दिया, ऑफकोर्स सी बात है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट पे दिया होगा। ठीक है, वही क्या बोलते हैं, इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। जहाँ पर वो ओनर नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ओके, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये समझ में आ गया। अभी इसमें दो एक्सेप्शंस है। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ये जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आधी प्रॉपर्टी, प्रपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी which is used by accessory for doing business। ठीक है, तो ये वाली जो भी इनकम होगी, प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, जैसे घर है समझो। ठीक है, घर में आधा घर उसने इसलिए बना दिया वो बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो उसको इनकम हो रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी। ये कहाँ पर होगी, एक्सेप्शन। ये जो भी इनकम होगी आपकी एक्सेप्शन वाली, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही इंक्लूड होगी। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है कि जो ये एक्सेसी है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो एक्सेसी है वो क्या बोलते हैं, बिजनेस ही कर रहा है, किसका, लेटिंग आउट प्रॉपर्टी, मतलब वो रेंट पे देने का ही काम करता है। तो वो इनकम क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं जाएगी। इतना याद रखना, दोनों एक्सेप्शन, क्या पता गलती से आपको क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि ये इनकम क्या बोलते हैं, इसको बिजनेस करने से हुई है लेकिन प्रॉपर्टी से हुई है, तो आप इसको इसके अंदर नहीं डाल सकते हो, आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। अब देखो, मैंने ये क्यों आपको बोला कि वो ओनर होना चाहिए। लेट फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मेरा नाम है सौरभ। ओके, मैंने एक इंसान को घर दिया प्रथम। ठीक है, तो मेरा घर है, मैं ओनर हूं। ओके, मैंने इसको लेट आउट किया तो ये क्या हो गया, टेनेंट हो गया। राइट, समझ में आ गया। तो अभी देखो, इसको मैंने दिया घर, इसने क्या किया, किसी और को घर दे दिया, शीना पता नहीं कौन है। ठीक है, तो उसने टेनेंट ने किसको और को घर दे दिया। ठीक है, तो ये अभी क्या बन जाएगी, दूसरी टेनेंट। ठीक है, तो ये जो अभी प्रथम मेरे को जो इनकम देगा ये किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। क्यों, क्योंकि मैं इस घर का ओनर हूं। लेकिन टेनेंट ये शीना जिस प्रथम को देगी ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ठीक है, क्योंकि प्रथम ओनर नहीं है। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखना कि ओनर वाला जो ही ओनर है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ओनर नहीं है तो वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ओनर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी हम लोग समझते एनएवी क्या होता है। ओके, समझ में आ गया। अभी चलो आगे करते हैं। एनएवी समझने से पहले हम लोग समझते कितने टाइप्स की हाउस प्रॉपर्टी होती है, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक तो होगी लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, दो ही टाइप की हो सकती है, या तो तुम दे रहे हो किसी को रेंट को या तो खुद रह रहे हो, बस दो ही टाइप की हो सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी देखो एलओपी है वो तो हो जाएगी टैक्सेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको रेंट मिलेगा तो इससे जो इनकम मिलेगी आपको वो हो जाएगी टैक्सेबल। ठीक है, अब देखो एसओपी, एसओपी आप रह रहे हो, एसओपी आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, ये आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि आपने आधा घर बिजनेस को दे दिया है। ठीक है, तो वो एलओपी में तो आएगा नहीं, तो आपने इसको भी बाइफरकेट कर दिया, आधा आप रह रहे हो, आधा आप क्या बोलते हैं बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोलते हैं, रूल क्या बोलता है, अगर आपके पास दो एसओपी है, ठीक है, रेजिडेंट मतलब आप दो घर लिए हो रहने के लिए, आपने एलओपी नहीं दिया है, मतलब लेट आउट नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। इससे आपको जो भी इनकम आएगी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास दो से ज़्यादा है, मतलब आपका थर्ड है, 3, 4, 5 जितने भी है उसके बाद में, ठीक है, रिमेनिंग जितने भी आपके पास एसओपी है, रेसिडेंट मतलब खुद रहने के लिए, ठीक है, रिमेनिंग क्या हो जाएगी, एसओ डीम्ड एलओपी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी अपनी, डीम्ड एलओपी, मतलब अज्यू अपने आप ही वो क्या हो जाएगी, लेट आउट हो जाएगी, अपने आप ही वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट मानेगा कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, ये एसओपी नहीं है, तो ये किसी से एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, और एसओबी भी ये तो इसमें इस चैप्टर का लेना देना ही नहीं, क्योंकि बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का हम लोगों ने बोला कि वो जो भी इनकम आएगी वो किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक तो होगी एलओपी, एक होगी एसओपी। ठीक है, एसओपी में दो एसओपी तक आपको क्या है, उसमें भी रेसिडेंट जहाँ पे रह रहे हो और बिजनेस कर रहे हो वो दूसरा एसओपी। ठीक है, ये वाला का कोई लेना देना है ही नहीं ये पूरे चैप्टर में। अभी आपके पास एसओपी है, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो, उसमें से दो एसओपी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी मिले आपको वहाँ से, ठीक है, वो एसओपी आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, डीम्ड एलओपी। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हम लोग एनएवी निकालेंगे तो अगर वो दो एसओपी है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, जो भी कंडीशंस है वो सब में 0-0 आएगा, लेकिन अगर उसके बाद वाली जो भी क्या बोलते हैं डीम्ड एलओपी है उसके अंदर वो जितना भी इनकम है, जितना भी क्या बोलते हैं एक्सपेंस है, जो भी है वो सब आएगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, अगर दो है तो सब कुछ 0 आ जाएगा, और दो से ज़्यादा है, थर्ड या फोर्थ वाले में सब में पैसा ज़रूर आएगा, मतलब जब जो भी रूल्स होंगे वो सब एलओपी वाले लागू होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं एनुअल वैल्यू, एनएवी फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप की प्रॉपर्टी थी, एक एलओपी थी, ठीक है, एक एसओपी थी, सॉरी वो एक थी डीम्ड एलओपी, राइट, और एक क्या थी, एसओपी जो रेसिडेंट वाली, दो जो घर थे आपके वो वाले। ठीक है, तो एलओपी, डीम्ड एलओपी, ये मतलब दो से ज़्यादा वाले, और ये दो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या क्या होगा। फर्स्ट आएगा आपका ये पर्टिकुलर है, राइट, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाव, ठीक है, GAV। ठीक है, फिर वो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर क्या आएगा, 0। ठीक है, इधर आएगा नील, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, NAV, जिसको बोलेंगे हम लोग नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो इधर से माइनस होगा
इधर से माइनस होगा लेकिन इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये एक इधर कुछ अमाउंट आएगा, इधर कुछ अमाउंट आएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर लेस NAV से क्या करोगे आप, डिडक्शंस करोगे अंडर सेक्शन 24। ठीक है, फर्स्ट क्या है 30% ऑफ NAV। ठीक है, 30% ऑफ NAV यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी ना दिया हो तो भी आपको ये डिडक्शन करना ही करना है। फिर सेकेंड डिडक्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपका SOPR रेसिडेंट है, ठीक है, आप रह रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी इसका निकालोगे तो आपको इधर आएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या आएगा, ये तो नेगेटिव में आएगा, राइट। समझ में आ गया। तो पहले ग्रॉस एनुअल निकालो, फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करो, फिर आपका आएगा NAV नेट एनुअल वैल्यू, फिर उसमें से डिडक्शन माइनस करो। फर्स्ट डिडक्शन क्या है, 30% ऑफ NAV, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको याद रखना है कि 30% ऑफ NAV माइनस करना है। फिर सेकंड क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इससे माइनस होगा, इससे माइनस होगा और SOPR रेसिडेंट वाले में से भी माइनस होगा। यहाँ पर जो दो अगर आपने क्या बोलते हैं एग्जेम्प्ट किए है ना, रूल ने बोला है कि एग्जेम्प्ट है, वो भी अगर आपके उसके अंदर से आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हो। फिर आपको क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, इससे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम लोग आगे करते हैं। अभी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखो, तो पहले क्या आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू और म्युनिसिपल टैक्सेस अलग है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन में आपको म्युनिसिपल वैल्यू अलग देंगे और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड अलग देंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू। ठीक है, अब इतना याद रखना, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो जो भी हायर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो लेट से म्युनिसिपल वैल्यू आपकी है 25,000, फेयर वैल्यू है आपकी 20,000, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन यहाँ पे जगह पे यहाँ पे आएगा 25,000, यहाँ पर आएगा 25,000, यहाँ पे तो 0 ही है। ठीक है, SOPR में 0 ही है। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा, विच एवर इज हायर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। अब देखो, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू कंपेयर करो। ठीक है, उसमें से जो हायर है वो यहाँ पे लिखो, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर। अभी समझो स्टैंडर्ड रेंट है आपका 20,000। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो ये 20,000 हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे तो आपको 0 ही है। ठीक है, क्योंकि आप गाँव निकाल रहे हो, ग्रॉस एनुअल निकाल रहे हो, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू SOPR की 0 है, तो इसके अंदर सबको 0 ही आएगा। मैं सिर्फ इसके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जो 20,000 है वो क्या हो जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इसको RLV भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में RLV आया तो आप समझ जाना वो क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका एनुअल रेंट, जो आपको क्या बोलते हैं, जो टेनेंट आपको पैसा देगा। ठीक है, तो ये टेनेंट वाला पैसा इधर आएगा। ठीक है, इधर 0 ही आएगा। तो आपको अभी यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे ऊपर, ठीक, एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट, विच एवर इज हायर। अब समझो एक्सपेक्टेड रेंट आपका 20,000 है। ठीक है, या तो 20,000 है और एनुअल रेंट आपका 30,000 है। ठीक है, तो आपकी एनुअल रेंट आपका क्या बोलते हैं, गाँव कितना आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000 और यहाँ पे तो 0 ही है। ठीक है, समझ में आ गया। इतना क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर ऊपर
विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो विच एवर इज लोअर, ये जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल रेंट से कंपेयर करो विच एवर इज हायर, जो भी ऊपर आया वो क्या हो जाएगा आपका क्रॉस एनुअल वैल्यू, ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या आ जाएगा ये पूरा मिला के ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। जब हम लोग सम करेंगे, एक या दो सम करूंगा मैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आगे करते हैं। अब देखो, आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, ठीक है, आप जब गांव है, गांव के माइनस क्या कर रहे हो, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो क्या हो गया आपका एक्सपेंस। उसके बाद में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी आपका क्या हो गया एक्सपेंस। तो अभी देखो, हम लोग यहाँ पे बाइफर्केट कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, ठीक है। पहला क्या, आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हो, राइट, ठीक है, फिर आप क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर क्या अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी के एक्सपेंसेस जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, रिपेयर्स हो गया, रेंट रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, जो भी एक्सपेंस होगा, ठीक है वो। अब देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किए हैं तो वो आपको अलाउड है, क्या, एज अ डिडक्शन, ठीक है, आप इसको डिडक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट आपने अगर पे किया है होम के लिए, तो आप क्या वो लोन के लिए, तो आप ये अलाउड है। लेकिन जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो आपको क्या है, नॉट अलाउड है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 30% ऑफ NAV है। तो ये क्या बोलते हैं, रूल है कि अगर आपने रिपेयर्स किया हो, मेंटेनेंस किया हो, कुछ भी एक्सपेंस किया हो घर पे, ठीक है, तो वो अदर एक्सपेंसेस आपको नॉट अलाउड है, आप उसको डिडक्शन एज अ माइनस डिडक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 30% ऑफ NAV पहले से ही स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस है, अगर आपने पे किए तो अलाउड है, इंटरेस्ट अलाउड है, लेकिन अदर एक्सपेंसेस आपको नॉट अलाउड है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किया, पेड है, तो वो अलाउड है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पे नहीं किया है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, नॉट अलाउड। समझ में आ गया। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आपको पे करने के बाद में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने पैसा दिया है तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने आउटस्टैंड नहीं रखा है, बोला अगले साल दूंगा, तो उस साल के लिए आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो, पेड बाय ओनर तो अलाउड, पेड बाय टेनेंट या किसी और ने पे किया तो नॉट अलाउड, ठीक है, समझ में आ गया। देखो, दो कंडीशन यहाँ पे, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड है एज अ डिडक्शन, लेकिन क्या क्या कंडीशन है, अगर उसको आपने पे किया तो ही अलाउड है, और अगर आप ओनर होके तो, अगर ओनर ने पे किया तो ही अलाउड है, अगर टेनेंट ने पे किया तो वो नॉट अलाउड है, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो टेनेंट को डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो वैसे भी नॉट अलाउड है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो, आगे करते हैं। इसका अलग अलग नाम होगा, क्या बोलते क्वेश्चन में, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, अलग अलग नाम से दिया होगा, डायरेक्टली नहीं दिया होगा, लोकल टैक्स, सीवेज टैक्स, ठीक है, इतना याद रखना। तो आपको ऐसा, हाँ, क्वेश्चन में अगर इजी करना हो तो बोल देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड या म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड, सॉरी आउटस्टैंडिंग। अगर आपको थोड़ा टफ करना है तो इस तरीके से आपको बोला रहेगा कि ये टैक्स पे किया है, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट अगर आपने पे किया, पेड है, आपने पे किया तो अलाउड, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड, ठीक है, याद रखना इतना। इंटरेस्ट अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है, ठीक है। और ये आपका जो लोन है वो क्या होना चाहिए, परचेस के लिए होना चाहिए, मतलब घर को परचेस करने के लिए लोन लिया हो या कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन लिया हो, ठीक है, रिपेयर्स करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए, जो भी, मतलब घर के रिलेटेड अगर आपने लोन लिया है तो आपको वो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस की हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस तो नॉट अलाउड है, क्योंकि अपने पास 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखना, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किया तो ही अलाउड है, नहीं पे किया तो नॉट अलाउड, पेड बाय ओनर किया तो अलाउड है, नहीं पे किया, टेनेंट ने पे किया तो नॉट अलाउड। फिर इंटरेस्ट अगर आपने पे किया तो अलाउड, आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड, ठीक है। फिर
ये लोन किसके लिए लिया है आपको वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस आपको 30% ऑफ एनएवी मिल रहा है, तो इसलिए वो क्या हो गया, नॉट अलाउ, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आप पे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन समझो आपने लोन लिया है 5 करोड़ का, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट आ रहा है 10 लाख रुपया, ठीक है, हर महीने का 10 लाख। तो भाई तुम्हारी इनकम ही अगर हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है 5 लाख रुपया और आप 10 लाख का डिडक्शन ले रहे हो, तो आपको तो भाई नील बटे सन्नाटा, गवर्नमेंट को कुछ देना ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, लिमिट दिया है, ठीक है। अब ये लिमिट क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। एलओपी है और डीम्ड एलओपी है, ठीक है, एलओपी है और डीम्ड एलओपी मतलब आपने रेंट पे दिया है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पैसा आ रहा है, उसमें से डिडक्शन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को चलता है। लेकिन आपका एसओपीआर है, मतलब आप घर में रह रहे हो, ठीक है, उसमें तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो आप डिडक्शन ले रहे हो, तो इसलिए उन्होंने क्या बना दी, लिमिट बना दी कि आप 10 लाख का डिडक्शन थोड़ी ना लोगे, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी जो इनकम इनकी होगी उसमें से उनको टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो एसओपी में अगर आपने क्या बोलते हैं लोन लिया हुआ है परचेज के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अभी देखो 1499 1/4/1999 अगर तभी आपने उसके पहले लोन लिया है, ठीक है, अगर आपने उसके पहले लोन लिया है तो आपको लिमिट कितनी है, मैक्स 30,000, मतलब आप 30,000 ही डिडक्ट कर सकते हो आपके एसओपीआर से, ठीक है। आफ्टर 1499, ठीक है, अगर आपने लोन 1/4/1999 के बाद में लिया है तो आपको कितना लिमिट मिलेगा, 2 लाख, कितना मैक्स है 2 लाख, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ समझ में आया। अगर आपने लोन एसओपीआर के लिए लिया है, ठीक है, वो भी आपने परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, ठीक है, तो अगर आपने लोन पहले लिया है 1499 के तो आपको मैक्स 30,000 मिलेगा, लेकिन अगर आपने 1499 के बाद लिया है तो आपको कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और अगर एसओपीआर आपने किसके लिए लिया है, सॉरी लोन आपने लिया रिपेयर्स और रिनोवेशन, किसका रिपेयर और रिनोवेशन, एसओपीआर का, ठीक है, आप जहाँ पर रह रहे हो वो, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 30,000, ठीक है, समझ में आ गया। चाहे आप कभी भी लो, आप 1499 के बाद लो, 1499 के बाद लो, आपको कितना मिलेगा, 30,000, किसके लिए, रिपेयर्स और रिनोवेशन के अगर आपने लोन लिया है एसओपीआर के तो आपको 30,000, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है अगर पहले लिया है बिफोर 1499 तो 30,000, उसके बाद में आपको कितना मिलेगा, अगर उसके बाद में आपको लोन लिया है तो 2 लाख रुपया, ठीक है। और एलओपी और डीम्ड एलओपी में क्या है आपको नो लिमिट, ठीक है, समझ में आ गया। अभी आगे करते हैं, ओके, तो अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन तो समझ लिया, अभी मैं बताता हूँ उसमें रूल्स क्या है, थोड़े बहुत रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ आया तो, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, मैक्स 2 लाख रुपया आपको तभी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन में डिडक्शन, ठीक है, तब जब आपने जो लोन लिया है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्रॉपर्टी या एक्विजिशन करने के लिए, ठीक है, आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपने 5 साल के अंदर अंदर कर लिया लोन लेने के, ठीक है, समझ में आ गया। आप लोन लिए हो 2012 में, ठीक है, 2012 से लेके 2017 तक आपके पास टाइम है, ये क्या बोलते हैं घर कंस्ट्रक्ट करने का और एक्विजिशन करने का, तब आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा, 2 लाख रुपए का। 5 साल के अंदर आपका सब कुछ हो जाना है, या तो कंस्ट्रक्ट कर लो अगर आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है, या आप एक्विजिशन कर लो आपने अगर परचेस के लिए किया है, ठीक है, तो आपको 5 साल का क्या बोलते हैं टाइम लिमिट दिया। अगर आप 5 साल के अंदर नहीं करते हो ये तो आपका जो डिडक्शन है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30,000, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोलते हैं आपको कितना मिलेगा, 30,000, इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन में दिया है कि उन्होंने लोन लिया 2012 को, ठीक है, और उन्होंने घर खरीदा 2019 को, ठीक है, तो इतना याद रखना कि आपको डिडक्शन 2 लाख का नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन में, आपको मिलेगा 30,000 का डिडक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, ठीक है। आपने
इंटरेस्ट के अनपेड इंटरेस्ट पे अगर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, जैसे आपको कहीं समझो 1 महीने का इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, अगले महीने आपको उस इंटरेस्ट पे थोड़ा और इंटरेस्ट भरना है, तो वो इंटरेस्ट आपको क्या बोलते हैं, नॉट डिडक्टेबल। आप उस इंटरेस्ट को आप क्या बोलते हैं, एज अ डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, टू रीपे द ओरिजिनल लोन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, आपने एक लोन लिया, ठीक है, उसके बाद में आपने एक और लोन लिया उस लोन को पे करने के लिए, तो ये जो लोन लिया आपने उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या है, डिडक्टेबल है। ठीक है। तो आप उस पर वो आप एज अ डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो समझो आपने 2012 को 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है, फिर 2015 को आपने इस लोन को पे करने के लिए 1 और करोड़ का लोन लिया। ठीक है। तो इस लोन पे जो समझो आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपको क्या है, डिडक्टेबल है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में समझ में आ गया, ये कंडीशन थोड़ी इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट समझ जाओ। आपको अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन आपने बाहर से किधर से लोन लिया, ठीक है, वो उसका इंटरेस्ट अगर आप बाहर दे रहे हो, आउटसाइड रेमिटेड, ठीक है, तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने टैक्स एट सोर्स इंडिया में नहीं पे किया, तो लेट से आपने 2012 में क्या बोलते हैं, कोई भी बाहर की बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, आउटसाइड जाएगा, तो वो उस इंटरेस्ट पे आपको पहले टैक्स एट सोर्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया में टैक्स नहीं पे किया तो वो इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है बट समझ जाओ। अगर आपने बैंक ऑफ ड्यूचे बैंक, ठीक है, आपने ड्यूचे बैंक से आपने क्या बोलते हैं लोन लिया, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट ये कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा, फॉरेन में जाएगा, राइट। तो वो इंटरेस्ट पे आपको पहले तो भरना पड़ेगा टैक्स एट सोर्स इंडिया में। ठीक है, अगर आपने वो नहीं भरा तो आपको इस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आपने भर दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये 4 कंडीशन थी। पहले तो मैक्स 2 लाख अगर आपने लोन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो अगर वो 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं किया तो 30,000 मिलेगा। 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मिल जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, सिंपल, वो आप समझ जाओगे। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, तो अगर आपने लोन पे लोन लिया और वो दूसरे लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डिडक्टेबल है, वो अलाउएबल है। ठीक है। और फोर्थ क्या, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइड को रेमिट किया है, फॉरेन को रेमिट कर रहे हो और टैक्स एट सोर्स आपने नहीं भरा है इंडिया में, तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी हम लोग करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है, वो समझ जाते हैं। ठीक है, समझो आपका रेंट पेबल, वो टेनेंट ने आपको रेंट नहीं दिया, ठीक है, तो वो रेंट क्या होगा, उसका क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं बताता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है रेंट पर एनम या रेंट पर मंथ, ठीक है, तो आपको उस रेंट पर एनम और रेंट पर मंथ से डिडक्ट करना है क्या, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, फिर आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअल रेंट, मतलब रेंट पर एनम से अगर आप डिडक्ट करोगे अनरियलाइज्ड रेंट तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल रेंट। लेकिन आपको दिया है क्वेश्चन में रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड दिया है, तो उसमें से आपको डिडक्ट नहीं करना है क्या, अपना अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपको 2 तरीके से देंगे रेंट पर एनम या रेंट पर मंथ, तो उसमें आपको डिडक्ट करना है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, लेकिन आपको रेंट रिसीव्ड दिया है तो आपको डिडक्ट नहीं करना है अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी। ठीक है, ये कब टैक्सेबल होगा, ओके, टैक्सेबिलिटी देखते हैं इसकी। ये तभी टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अनरियलाइज्ड रेंट उसी ईयर में टैक्सेबल कहलाया जाएगा जिस साल में उसको मिला गया है। ठीक है,
उसके पहले आपको टैक्सेबल नहीं रहेगा वो। समझो आपको 4,40,000 का रेंट है हर महीने का, टोटल पूरा साल कितना होगा 2,40,000, राइट, नहीं सॉरी 12 4 48, 4,80,000, ठीक है। तो इसमें से आप जिस साल में रेंट नहीं मिला तो इसमें से माइनस करोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा 4,40,000, ठीक है। और फिर समझो 2015 में आपको ये 40,000 मिल गया, ठीक है, तो 4,80,000 प्लस 40 आपका टोटल रेंट कितना हो जाएगा 5,20,000, ठीक है। तो जिस साल में आपको मिला है उसी साल में आपको टैक्सेबल होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है इस रेंट को वापस लेने के लिए या अनरियल रेंट को अपने पाने के लिए, ठीक है, वो एक्सपेंस आपको इग्नोर करना है, ठीक है, ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझो आपने कोई क्या बोलते हैं लोगों को भेजा, ठीक है, उस लोगों को आप पैसा दे रहे हो कि भाई इसके घर पे जाओ और पैसा लेके आ मेरे लिए, ठीक है, तो वो जो लोगों को आप पैसा दे रहे हो वो एक्सपेंस आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, वो अलाउ नहीं है आपको डिडक्शन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, जो भी आपको रेंट मिल रहा है अनरियलाइज रेंट, उस पर भी आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, NAV का, ओके, 30% ऑफ, मतलब 30% ऑफ वट एवर द अमाउंट यू गेट फ्रॉम अनरियलाइज रेंट, ओके, समझ में आ गया। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो हर साल आपको जिस हिसाब से मिलना है वो है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया रूल। पहले तो ये देख लो 2 पॉइंट्स की क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर रेंट पर एनम रेंट पर 1 दिया है तो उसमें डिडक्ट करना है अनरियलाइज रेंट, रेंट रिसीव दिया है तो डिडक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में टैक्सेबिलिटी देखो, जिस साल में वो मिलेगा उस टाइम ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगर कोई और एक्सपेंस किया इस रेंट को पाने के लिए तो वो इग्नोर करना। और थर्ड, आपको 30% डिडक्शन मिलेगा जितना भी आपको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग वैकेंसी के ऊपर जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे वैकेंसी, ओके। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं गांव में, हम लोग लास्ट में क्या करते हैं NAV गांव फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ठीक है, इसमें से जो भी हायर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैकेंसी के टाइम पे आपको ध्यान रखना है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ER, ठीक है, और एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। वैकेंसी जब होगा, वैकेंसी मतलब आपका घर पूरा खाली है, ठीक है, पूरा खाली है, वहां पर समझो टेनेंट रहता था, उसके बाद में फिर आप रहने लग गए तो वो वेकेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। वेकेंट तभी कहलाएगा जब आपका घर क्या है, खंडर है, खंडर रहेगा तो वेकेंट है, खंडर नहीं रहेगा तो वेकेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो ARR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ठीक है, प्लस वैकेंसी, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, गाँव AR हो जाएगा, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। और अगर समझो एक्चुअल रेंट रिसीव प्लस वैकेंसी आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो आपका गांव क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 2 लाख रुपया, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है आपका 2,20,000, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है आपका 2,20,000, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन से समझो, ये फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 2 लाख, एक्चुअल रेंट है आपका 2,20,000, तो आप विच एवर इज हायर तो आपका गांव कितना हो जाएगा, 2,20,000, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में जाते हैं, आपको एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 1,60,000, ठीक है, और वैकेंसी के टाइम पे आपको मिल रहा था 80,000, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी देखो अगर ये कंडीशन आप लगाओगे तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 2 लाख, एक्चुअल रेंट कितना है 1,60, तो कितना आंसर आना चाहिए 2 लाख, ठीक है। बट बिकॉज इट इज वेकेंट, ठीक है, तो आपको ये रूल डालना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी, एक्चुअल रेंट कितना है 1,60,000 प्लस वैकेंसी है 80,000 इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, राइट,
2 लाख से, तो आपका गाँव कितना हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो आपका गाँव कितना हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, 1,60,000 होगा, या ऐसे इसको प्लस करके 2,40,000 मत लिख के आ जाना भाई। एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी नहीं है गाँव क्या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो आपका गाँव क्या हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा, 2 लाख नहीं होगा। समझ में आया? अगर आपका एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू ER है तो इक्वल टू भी, हाँ अगर समझो ये 40,000 ही होता तो ये इक्वल हो जाता 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, तो भी आपका एक्चुअल रेंट 160 होता। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर समझो इसका वैकेंसी के टाइम पे 20,000 मिल रहा है, ठीक है, तो 160 प्लस 20 कितना होगा 1,80,000, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी कितना होगा 1,80,000 इज लेस देन ER 2 लाख, तो आपका गाँव क्या हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। अगर वैकेंसी है और वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा या इक्वल है तो आपका गाँव क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ये दोनों का टोटल नहीं होगा, यही होगा, सिर्फ 160 ही होगा, 240 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी आप रूल समझ जाओ। पहले मेन रूल क्या है, गाँव इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट AR विच एवर इज हायर। ठीक है, लेकिन जब वैकेंसी होगी तो एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू ER है, तो आपका गाँव क्या हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। लेकिन अगर आपका एक्चुअल रेंट और वैकेंसी लेस देन ER है तो आपका गाँव क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। समझ में आ गया। अभी हम लोग आगे करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो समझो पार्टली लेट आउट है मतलब आपका 2 स्टोरी है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है जो नीचे वाला है वो आपने लेट आउट करके रखा है, ऊपर का आप रह रहे हो ऊपर। ठीक है, तो आपको क्या बोलते हैं जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे, फेयर वैल्यू होगी, जो भी होगी उसको आपको इन दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो लेट से एग्जांपल की तरफ से आपको समझता हूँ 2,40,000 आपने म्युनिसिपल टैक्सेस म्युनिसिपल वैल्यू है, 2 लाख आपकी फेयर वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 2 लाख, एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो नहीं निकालना, और आपका एक्चुअल रेंट है 2,40,000। ठीक है, तो आप जब ये करोगे तो आपको फाइंड LOP लिखना है, SOP R लिखना है। ठीक है, तो आप म्युनिसिपल वैल्यू जब लिखोगे, ठीक है, तो आप में आधा आधा दिया है तो हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, राइट। तो म्युनिसिपल वैल्यू आप कितनी है 2,40,000, यहाँ पर आप कितना लिखोगे 1,20,000 और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। SOPR में कभी कुछ नहीं आता तो 0 आएगा। फिर क्या है फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू 2 लाख है, उसका क्या होगा आधा। ठीक है, तो विच एवर इज हायर, तो आपका इधर क्या आएगा 1,20,000, विच एवर इज हायर, इधर 0 ही आएगा, इधर 0 0। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड रेंट है आपका 2 लाख। ठीक है, विच एवर इज लोअर, तो आपको कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और फिर आपका एक्चुअल रेंट है 2,40,000, सॉरी स्टैंडर्ड रेंट आधा करना है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर आपका एक्चुअल रेंट है 2,40,000, तो 2,40,000 यहाँ पर आएगा। अभी इतना याद रखना, एक्चुअल रेंट आप आधा नहीं करना है क्योंकि वो आपको LOP से ही मिल रहा है। ठीक है, एक्चुअल रेंट हमेशा आपको एक्चुअल रेंट को कभी हाफ डिवाइड नहीं करना, कभी डिवाइड नहीं करना, कितने भी घर हो कितने भी डिवीजन हो उसको डिवाइड नहीं करना, क्योंकि क्या है वो तो आपको रेंट मिला है, रेंट आपको सिर्फ LOP से ही मिलता है। तो ठीक है, उसको आधा आधा नहीं करना, तो 2,40,000 तो आपको घाव आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, समझ में आ गया। इतना पार्टली लेट आउट का क्या था, अगर आपके एक पार्ट आपका लेट आउट है, एक पार्ट आप खुद रह रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो भी वैल्यूज होगी म्युनिसिपल फेयर स्टैंडर्ड जो भी है उसको आधा आधा बांट देना है। ठीक है, जितने भी, अगर समझो आपकी 3 स्टोरी है, ठीक है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, आप एक में रह रहे हो, 2 में आपको क्या बोलते हैं मिल रहा है लेट आउट है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 और एक और LOP आ जाएगी उसमें हो जाएगा 1/3। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको एक्चुअल रेंट इतना याद रखना उतना ही रहेगा। समझो LOP फर्स्ट में आपको मिल रहा है 10,000 महीने का और इसमें मिल रहा है 20,000। ठीक है, तो आप इधर 30,000 करके फिर तीनों में डिवाइड नहीं करोगे, आप इधर 10,000 लिखोगे, आधा 20,000 लिखोगे, इधर तो 0 रहता है हमेशा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे करते हैं कोओनरशिप।
ओके, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? को ओनरशिप। एक ही घर है, उसमें 3 लोग या 4 लोग ओनर है, ठीक है, अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है, 3 लोगों ने मिलके एक घर को क्या बोलते हैं? ओन किया, ठीक है। तो उसमें आपको क्या बोलते हैं? इसका जो भी फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आएगा, ठीक है, नाउ से आप 30 डिडक्शन निकालोगे, फिर इंटरेस्ट निकालोगे, जो भी फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आएगा उसको नंबर ऑफ ओनर से डिवाइड कर दो, ठीक है। समझ में आ गया? इसका सिर्फ छोटा सा रूल है कि जितने भी ओनर थे उसमें से फाइनल टैक्सेबल वैल्यू आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो नंबर ऑफ ओनर से आपको माइनस कर दोगे, ठीक है। और इतना याद रखना, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, तो LOP DLOP में तो वैसे भी नो लिमिट है, ठीक है, लेकिन SOP में आपको क्या है? लिमिट है। तो 30,000 की लिमिट होगी या तो 2 लाख की लिमिट होगी। 30,000 कब? जब आप 1499 से पहले लो, और 2 लाख कब? जब आप 1499 के बाद लो। तो इनटू जितने भी ओनर्स होंगे आपके, उसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? छोटे छोटे ही है बट याद रखने ज़रूरी है। फाइनल टैक्सेबल वैल्यू अगर को ओनरशिप होगा तो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ओनर से। और इंटरेस्ट ऑन लोन में भी एक रूल है, LOP DLOP में वैसे भी कोई लिमिट नहीं है, बट SOPR में जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है मैक्सिमम, उसका नंबर ऑफ ओनर्स, अगर आपके 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख या 60,000। अगर आपके 3 है तो ये हो जाएगा 6 लाख और 90,000, ठीक है। समझ में आएगा? कुछ भी हो सकता है। 1499 से लिया, पहले लिया हो तो ये 30,000 आएगा, और 1499 के बाद लिया हो तो कितना आएगा? 2 लाख रुपया, ठीक है। समझ में आ गया? छोटे छोटे ही थे तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। डीम्ड ओनरशिप मतलब क्या? ऐसा क्या होगा जिससे कि आप अपने आप ही ओनर बन जाओगे, ठीक है, आप अपने आप ओनर कहलाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है कि आपने अपना जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एज अ गिफ्ट दिया अपनी स्पाउस को, मतलब अपनी वाइफ को, ठीक है, या तो अपने माइनर चाइल्ड को, मतलब अपने बच्चे को, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब उनसे कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। तो उस ओनर के प्रॉपर्टी आप क्या माना जाओगे? आप ओनर माना जाओगे, ठीक है। समझ में आया? फर्स्ट कंडीशन, आपकी प्रॉपर्टी आपने अपनी बीवी को या फिर अपने बच्चे को एज अ गिफ्ट दी, ठीक है, और वो भी विदाउट एडिक्वेट कर, उससे उनसे कुछ ज़्यादा कुछ लिया नहीं, तो वो प्रॉपर्टी के ओनर आप कहलाओगे, ठीक है, वो नहीं कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? आप अगर मेंबर हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हो, ठीक है, और आपको एक हाउस गिफ्ट में मिलता है, ठीक है, आपको एक हाउस गिफ्ट में मिलता है अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, हाउस बिल्डिंग स्कीम में, ठीक है। तो आप उस घर के क्या हो जाओगे? ओनर हो जाओगे, ठीक है। आप मेंबर, आपको गिफ्ट में मिला है, ठीक है, तो फिर आप वो उसके क्या हो जाओगे? ओनर हो जाओगे, ठीक है। थर्ड वन क्या है? आपके पास लीज राइट है, लीज राइट है प्रॉपर्टी की, ठीक है, लीज राइट है आपके पास प्रॉपर्टी की फॉर मोर देन 12 ईयर्स, ठीक है। समझो आपके पास लीज राइट है एक प्रॉपर्टी की, लेकिन वो लीज राइट की राइट आपके कितने साल से ज़्यादा है? 12 साल से ज़्यादा है, तो आप क्या कहलाओ जाओगे? डीम्ड ओनरशिप। तो आपको उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और वो जो डिडक्शन है वो सब आपके पास लागू होगा, ठीक है। समझ में आ गया? मेन थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो याद से, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो पहली बात तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है? ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? ठीक है, तो वो ऐसा पीरियड है, ठीक है, इट इज अ पीरियड जो लोन टेकन या कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले, लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ठीक है, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा, ठीक है, एंड वो एंड कब होगा? बिफोर द ईयर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है। समझ में आ गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है?
आपने लोन लिया, ठीक है, और आपने कंस्ट्रक्शन थोड़ी देर के बाद में चालू किया, समझो आपने 2012 में लोन लिया, ठीक है, और आपने कंस्ट्रक्शन आपने चालू किया 2015 में, ठीक है, तो ये जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 2012 से लेके 2015 तक चालू रहेगा, ठीक है। तो अगर लेट से आपने कंस्ट्रक्शन 2012 में चालू किया और आपने लोन लिया 2015 में, तो 2012 से लेके 2015 तक आपको क्या कहलाया जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, समझ में आया, विच एवर इज लेटर। और एंड कब होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के एक साल पहले, बिफोर द ईयर द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। लेट से आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ 2017 को, तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब खत्म होगा, 2016 को, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, बट पीरियड तो समझ में आ गया कि लोन टेकन या कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो लेट से आपने 2012 को लोन लिया, कंस्ट्रक्शन आपने 2015 को चालू की, तो ये जो 3 साल है वो आपको क्या कहलाया जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है। और ख़त्म कब होगा, बिफोर द ईयर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो अगर 2017 को ख़त्म हुआ तो उसके एक साल पहले 2016 को आपका कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो समझ में आ गया। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आएगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आएगा उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अभी लास्ट ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, इस इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, ये इंटरेस्ट आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करने को मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट करने को मिलेगा, डिडक्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको क्या करने को मिलेगा, डिडक्ट करने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो जो आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट कर सकते हो, ठीक है, एक साथ इंटरेस्ट नहीं डिडक्ट कर सकते हो। अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ जाते हैं कि ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैसे आप डिडक्ट कर सकते हो, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मिस्टर वाई ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 12% पर एनम, ठीक है, और इन्होंने लोन लिया 1/4/14 को, और आपका कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, ठीक है, इन्होंने, और एक कंस्ट्रक्शन इनका कंप्लीट हुआ 1/4/17 को, 1/12/17 को, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी कितना डिडक्शन मिलेगा इनको प्रीवियस ईयर 2021 में, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वाई ने लोन लिया 10 लाख रुपए का, 12% पर एनम है, 1/4/14 को, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। वो कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ, 1/12/17 को। उसके बाद में कितना डिडक्शन अपने को ढूंढना है, कितना डिडक्शन मिलेगा 2021 को, ठीक है। तो लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, इन्होंने क्या चालू किया था, लोन टेकन, तो 1/4/14, तो आपका क्या आ जाएगा 1/13/14, तो आपका आएगा 14/15, 15/16 और 16/17, क्योंकि आपने क्या बोला एक साल पहले, तो 1/12/17 को किया, उसके एक साल पहले क्या आएगा 16/17, मतलब 1/4/16 to 31/3/17, ठीक है। उसके बाद में 17/18 आपका क्या है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, राइट, आपका 1/12 खत्म हो गया, तो 17/18 आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, ठीक है, अपने को 20/21 तक चाहिए, ठीक है। अब कितना है, 10 लाख का 12% कितना होगा, 1,20,000 होगा क्या इंटरेस्ट, 14/15 का 1,20,000 हुआ, इसका भी 1,20,000 और इसका भी 1,20,000, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, राइट, तो अभी यहाँ से आपको क्या मिलने लग जाएगा, डिडक्शन मिलने लग जाएगा। अब पहली बात तो ये टोटल कितना हुआ 3,60,000, ठीक है, सही। तो अभी आपको क्या बोला है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 5 आपको कितना आएगा 72,000 पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 17/18 को, तो 17/18 को पहली बात तो आपको 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो इसमें कितना होगा 1,20,000 प्लस हर इंस्टॉलमेंट का 1 इंस्टॉल, 5 इक्वल मिल रहा है, तो फिर फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 72, सेकेंड 1,20,000 तो आपको देना ही देना है, ठीक है, प्लस 72,
फिर 1,20,000 प्लस 72 और उसके बाद में 1,20,000 प्लस 72। तो उस साल डिडक्शन कितना देना है आपको, 2021 में कितना डिडक्शन देना है, 1,92,000। ठीक है, समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन था, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांट दिया, फिर हर साल आपने उसको 1 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 और 4, फिर 2021 में 22 में भी उसको फिर से डिडक्शन मिलेगा 72,000 का। ठीक है, समझ में आ गया। 21, 22, 23 से उसको सिर्फ 1,20,000 मिलेगा, 72 नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और इसी तरीके से हमारा हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। मैं एक सम कराऊंगा जिसमें शायद पूरा कंप्लीट कवर अप करने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको टैक्स के सम्स आप ही को प्रैक्टिस करने, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बरोबर समझा रहा हूँ तो उसमें मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं सम ज़्यादा नहीं करूँगा। ओके, ठीक है, तो एक सम करूँगा मैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। मिस्टर सुनीत इज हाउस प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस एंड रिमेनिंग इज लेट आउट एट 3,000 पर मंथ। तो मतलब 1/3 आपका क्या है, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस वाला तो हमको ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि ये चैप्टर में ही नहीं है उसका। ठीक है, तो 2/3 आपका क्या है, LOP। ठीक है, 3,000 पर मंथ मिल रहा है आपको। द प्रॉपर्टी वॉज वेकेंट फॉर 4 months, फॉलोइंग आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। म्यूनसिपल टैक्सेस क्या पे किया आपने, 1,500, इंटरेस्ट ऑन रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड फॉर रिपेयर्स 6,000, रिपेयर्स दिया आपने 2,000, म्यूनसिपल रेटेबल वैल्यू आपका 48,000। ड्यूरिंग द ईयर सुमित रिसीव्ड अनरियलाइज रेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2017-18 फॉर 1,000। ठीक है, तो अभी आपको असर्टेन करना है उनका इनकम। ठीक है, तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर बना दो। स्ट्रक्चर क्या है, गांव माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस, नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आपको मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब पहले गांव निकालो। ठीक है, तो LOP कितना है, 2/3 है। ठीक है, तो म्यूनसिपल वैल्यू आपको दिया है, म्यूनसिपल रेटेबल वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करो तो मिलेगा विचएवर इज लोअर, और फिर एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विचएवर इज हायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, गांव मिल जाएगा। राइट, तो म्यूनसिपल रेटेबल वैल्यू कितना है, 48,000। 48,000 का 2/3 है ना, तो 2/3 करो, 48,000 इंटू 2/3 करोगे तो आपको आएगा 32,000। ठीक है, फिर फेयर वैल्यू आपको कुछ नहीं दिया तो ये किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रेंट भी आपको कुछ नहीं दिया तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना होना चाहिए, 32,000। ठीक है, अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड देखो कितना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 3,000 पर महीना है। ठीक है, और 4 महीना तो वेकेंट है तो 8 महीने का रेंट मिला। ठीक है, तो 3/8 का कितना होगा, 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 24,000 लिखो तो आपको गांव कितना आना चाहिए, 32,000। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, वैकेंसी है, तो वैकेंसी में हम लोग का रूल क्या हो जाता है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी। ठीक है, पहले वो निकालो, तो एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, 24,000, और 4 महीने का आपको रेंट नहीं मिला है तो 3,000 इंटू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12,000। तो टोटल रेंट कितना होना चाहिए था, 36,000। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड प्लस वैकेंसी इज ग्रेटर देन ER, तो गांव क्या हो जाएगा अपना, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो गांव क्या हो जाएगा यहाँ पे, गांव क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो 24,000 हो जाएगा गांव यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। 36,000 नहीं होगा ना 32,000 होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा, गांव, क्योंकि एक्चुअल रेंट रिसीव प्लस वैकेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। ये था कॉन्सेप्ट उसका पूरा। ठीक है, तो गांव क्या हो गया हमारा, 24,000। ठीक है, आपने अपने क्या पे किया, म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस कितना पे कर रहे हो, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3, सबको 2/3 में डिवाइड कर लो तो आपको आएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,000 माइनस, तो आपका नाउ कितना आएगा, 23,000। ठीक है, माइनस 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 23,000
इंटू 30% आप करोगे तो आपको आंसर आएगा 6,900, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है आपको 6,000, ठीक है। तो उसमें से आपको 2/3 माइनस करना, 2/3 का ही करना है। तो 6,000 इंटू 2/3 करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,000, ठीक है, सही। तो 23,000 माइनस 6,900 माइनस 4,000 आपको आंसर आएगा 12,100, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लस आपको क्या है उस साल क्या मिला, अनरियलाइज रेंट मिला, राइट। अनरियलाइज रेंट कितना है आपको 1,000, ठीक है। 1,000 पे आपको क्या मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है, मैंने आपको बताया था कि इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा। तो 300 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। तो 700 रुपये आपका टोटल वैल्यू होगा रेंट का। तो 12,800 आपका क्या हो जाएगा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ गया। तो 12,800 होगा, 12,100 नहीं होगा क्योंकि आपको उस साल क्या मिल रहा है, अनरियलाइज रेंट मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसमें मैंने मोस्टली पूरा कवर कर दिया। इसमें देखो, इसमें मैंने पार्टली लेट आउट कर लिया, ठीक है, वैकेंसी कर लिया, उसके बाद में मैंने अनरियलाइज रेंट कर लिया। सिर्फ एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है जो मैंने इस कॉन्सेप्ट में ख़त्म नहीं किया, और नंबर डिफरेंट को ओनरशिप भी नहीं किया। बस यही 2 कॉन्सेप्ट है जो नहीं किया है पूरे सम में, बाकी इस पूरे सम में आपका कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट दिए उस तरीके से, ठीक है। और जो भी मैंने आपको नोट्स सिखाता हूँ वो नोट्स का मैंने फ़ोटो आपको PDF में क्या बोलते हैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म होता है। मैंने आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझा दिए। पहले हम लोग ने देखा नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने गाँव कैसे निकालते हैं, उसके बाद में म्यूनसिपल टैक्सेस क्या पे करना है तो अलाउड है, नॉट आउटस्टैंडिंग है तो नॉट अलाउड है, इंटरेस्ट पे किया तो भी अलाउड है, नॉट पे किया आउटस्टैंडिंग है तो भी अलाउड है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग ने दूसरे कॉन्सेप्ट्स देखे और उसके हिसाब से पूरा सम कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। हम लोग ने वैकेंसी देखा, वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सम में हम लोग को यूज़ नहीं हुआ। फिर हम लोग ने को ओनरशिप देखा और पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी भी देखा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इतना ही है। तो बस हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाता है, ओके, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों को भी बताना कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो भी सीखे और ये एग्ज़ाम हम लोग प्रॉपरली कर सके, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।